गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे। लास्ट क्लासों के अंदर बच्चों हमारी चर्चा चल रही थी, भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की चर्चा कर रहे थे और भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के अंदर हमने मुख्य रूप से भारत के कुछ भूआकृतिक प्रदेशों की चर्चा कर भी ली थी। ऐसे भूआकृतिक प्रदेश जिनकी हमने पहले चर्चा कर ली उनके अंदर मुख्य रूप से हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी भारत के विशाल मैदानी भाग, इन दोनों की डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आज की हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा वो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठारी भाग के रूप में रहेगा। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। देखिए, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो मुख्य रूप से कैसे निर्मित हुआ है, उसका विभाजन कौन कौन से भागों में किया गया है, विस्तार की हम चर्चा करने वाले हैं और साथ साथ में उसकी उपयोगिता है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इन सारे पॉइंट्स के अंदर हम आज का जो हमारा विषय है भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, उसकी मुख्य रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ। देखिए, ये जो मैप आप लोग देखते हैं, इस मैप के माध्यम से ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो नामकरण किया गया है वो भारत की सामुद्रिक स्थिति के कारण किया गया है। और सामुद्रिक स्थिति के आधार पर आपको पता है इधर की ओर बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी भाग की ओर अरब सागर की स्थिति हमें देखने को मिलती है, जबकि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो हिंद महासागर के रूप में मिलता है। तो भारत की ऐसी सामुद्रिक स्थिति के कारण ही इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसी के अंदर यदि हम देखें, ये वाला जो आप पार्टीशन देख रहे हैं यहां पर, इस वाले भाग में भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है ये भारत के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखो, क्रिटेशियस युग के अंदर भारत के इस भाग में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ज्वालामुखी से जो लावा निकला वो दरारी उद्गार के रूप में निकला। तो दरारी उद्गार के रूप में ज्वालामुखी से जो लावा निकला उस कालांतर में क्या होता गया, शीतल होता गया, ठंडा होता गया और उसके शीतलन की प्रक्रिया के कारण इस पठारी भाग का निर्माण हुआ। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग क्रिटेशियस युग के अंदर दरारी उद्गार से निकले हुए लावा के कालांतर में ठंडा होने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है। अभी जो इसका जो हम देखिए निर्माण की प्रक्रिया हुई, अब हम चलते हैं विस्तार की प्रक्रिया। कहां कहां फैला हुआ है ये, भारत के कौन कौन से क्षेत्र में फैला, कौन कौन से भागों में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके क्षेत्रफल की। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भौतिक भूआकृति के दृष्टिकोण से, विस्तार के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा भूआकृतिक विभाग जो है वो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जो आकृति आप देख रहे हैं मैप के अंदर, आपको बहुत सटीक दिखाई दे रही है कि इसका जो उत्तरी शीर्ष है वो ज्यादा विस्तार वाला, अधिक चौड़ा है
लेकिन इसका जो निम्नवर्ती शीर्ष है, जैसे जैसे हम उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर जाते जाएंगे, दक्षिण भारत की और प्रायद्वीपीय भारत की जो स्थिति है वो शीर्षनुमा हो जाती है। तो इसकी आकृति जो हम देखें तो लगभग प्रायद्वीपीय पठारी भाग की जो आकृति हमें नजर आती है एक त्रिभुज के समान नजर आती है। तो लगभग त्रिभुजाकार आकृति में भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग फैला हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिर पठार होता क्या है। देखो, धरातल के ऊपर बहुत सारे उच्चावच मिलते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच मिलते हैं, द्वितीय श्रेणी के मिलते हैं और तृतीय श्रेणी के मिलते हैं। लेकिन उच्चावचों में से जो पठार होते हैं वो दूसरी श्रेणी के उच्चावचों के रूप में शामिल किए जाते हैं। पर्वत, पठार और मैदान जो होते हैं दूसरी श्रेणी के उच्चावचों में आते हैं। तो धरातल के ऊपर उठा हुआ एक ऐसा भाग जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 900 मीटर से अधिक हो और जिसका ऊपरी शीर्ष, ऊपर वाला जो भाग है चपटा हो, ऐसे भाग को पठार के रूप में जाना जाता है। देखो, पर्वतीय जो भाग होते हैं वो ऐसे नुकीले भागों के रूप में मिलते हैं, लेकिन जो पठारी भाग होते हैं उनका जो ऊपरी शीर्ष होता है चौड़ा होता है, समतल होता है। तो ऐसे समतल शीर्ष वाले भाग को, चौड़े भाग वाले उच्चावची भाग को इसके नाम जानते हैं, पठार के नाम से जानते हैं। अभी भारत का पूरा जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है ये केवल एक पूरा पठार ही नहीं है, अपितु इस पठारी भाग के अंदर भी बहुत सारे पर्वत, छोटी छोटी पहाड़ियां और पठार पाए जाते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग बहुत सारी पहाड़ियों का, छोटे छोटे पठारों का और प्रत्येक जो पर्वत श्रेणियां मिलती उनका समूह है। कौन कौन से राज्यों में फैला तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसकी जो ये वाली जो सीमा है यहाँ दिल्ली घटक से प्रारंभ होती है। दिल्ली जो क्रम है दिल्ली के अंदर वहां से प्रारंभ होती है और राजस्थान के इधर वाले भाग की ओर आप देखेंगे दक्षिणी पूर्वी भाग जो वहां से अरावली पर श्रृंखला आ जाएगी, फिर गुजरात के अंदर यहाँ पे गिर पहाड़ियां आ जाएंगी और फिर महाराष्ट्र के अंदर पूरा महाराष्ट्र से लेके और कन्याकुमारी तक का ये पूरा वाला जो भाग है ये पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाएगा, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट का एक दूसरा नाम जो है सह्याद्री की पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, सह्याद्री की पहाड़ियों के रूप में भी इसे जाना जाता है। फिर इधर से हम चलेंगे यूपी के अंदर बुंदेलखंड और बघेलखंड वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद मिलेगा आपको बघेलखंड का पठार। उसके बाद में राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में और मध्य प्रदेश में मिलेगा मालवा का पठार। उसके बाद में मैकाल पर्वत श्रेणी आ जाएगी और महादेव पर्वत श्रेणी आ जाएगी, महादेव। उसके बाद में हम झारखंड की ओर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार भी मिलेगा और पलामू का पठार भी मिलेगा। झारखंड का पठार, रांची और पलामू का पठार। पूर्वी भाग की ओर मिलेगी राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। उसके बाद में पूरा का पूरा जो पूर्वी भाग है बच्चों को ग्रुप के रूप में कहा जाएगा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तो और उसके बीच में यहाँ जो आप पार्टीशन देख रहे हैं भारत की इस वाले भाग के अंदर लगभग ये जो भाग है इसको बोलते हैं बच्चों दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। उसके ऊपर यहाँ देखेंगे अरावली के सहारे मध्यवर्ती भाग में मिलेगा विंध्याचल पर्वत, उसके बाद में मिलेगा आपको सतपुड़ा पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत। और उसके नीचे आप पार्टीशन में देखेंगे तो कौन सा मिलेगा, सतपुड़ा पर्वत मिलेगा, सतपुड़ा पर्वत। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत का प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है वो केवल एक पठार न होकर बहुत सारे छोटे छोटे पठारों, छोटी छोटी पहाड़ियों, पर्वतीय जो क्रम पाए जाते हैं उनका एक सामूहिक रूप है, समावेशित रूप है। अब हम चर्चा करते हैं सारे जो पठारी भाग और पहाड़ी भाग की एक की डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, भारत का जो पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, इसकी उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है उसका निर्धारण किया जाता है अरावली पर्वत श्रेणी के द्वारा। अब ये अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ फैली हुई है, कैसी बनी है, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी उसका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान हुआ था। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, लेकिन वर्तमान तक पहुंचते पहुंचते अपर्दन की प्रक्रियाओं के द्वारा और अपक्षय की प्रक्रियाओं के द्वारा ये जो पर्वत श्रेणी है छोटे अवशिष्ट पर्वत के रूप में शेष रह गई है।
यानी अपरदन और अपक्षय की प्रक्रियाओं ने इसे काटते काटते एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पूरी अरावली पर्वत जो श्रृंखला है उत्तर से हम देखें कि उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिणी पश्चिमी भाग की ओर फैली हुई मिलती है और दिल्ली के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वहां से इसका प्रारंभ होता है और दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हुई गुजरात के समीप खेड़ ब्रह्मा गांव तक राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। संपूर्ण जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका अधिकांश भाग हमारे राजस्थान में ही है, दिल्ली के अंदर और गुजरात के अंदर इसका बहुत कम भाग आता है। हमारे राजस्थान के अंदर अधिकांश भाग यानी लगभग आप ये मान के चलिए कि अरावली का लगभग 80% जो भाग आता है वो हमारे राजस्थान में ही शामिल किया जाता है। इस पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई सभी जगह समान नहीं है, बीच बीच में कहीं ऊंची नीची ऊपर खाबड़ रूपों में पाई जाती है, लेकिन एक विशेष स्थिति हमें देखने को मिलती है कि उत्तर से जैसे जैसे दक्षिणी भाग की ओर आते जाएंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पूरी पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है, 930 मीटर है। लेकिन दक्षिणी भाग के अंदर सिरोही जिले के अंदर जो माउंट आबू क्षेत्र है वहां पर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मिलती है और उसका नाम है कौन सा, गुरु शिखर पर्वत चोटी, गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊपर उठा हुआ भाग, और इसी भाग को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर भी कहा था। अब यह अरावली पर्वत श्रृंखला ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है और इस आगे जाके अध्ययन की सुविधा के आधार पर अरावली को क्या किया, 4 भागों में बांटा गया था, उत्तरी अरावली के रूप में, मध्यवर्ती अरावली के रूप में, दक्षिणी अरावली के रूप में और आबू खंड के रूप में 4 भागों में से विभाजित किया गया, अलग अलग भागों में। तो ये तो चर्चा होगी किसकी, मुख्य रूप से हम देखेंगे किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की। उसके बाद में हम चलते बच्चों छोटा नागपुर की पठार की ओर, ये जो झारखंड और बिहार के अंदर फैला हुआ छोटा नागपुर का पठार। देखिए यदि पठारी भागों की चर्चा की जाए तो बहुत अच्छे से पता है कि पठारी भागों का निर्माण लावा से हुआ है और लावा से सबसे पहले जो चट्टानें बनी थी कौन सी बनी थी, आग्नेय चट्टानें बनी थी। तो आग्नेय चट्टानों का स्वरूप होने के कारण ये जो पठारी भाग होते हैं वो हमेशा खनिजों के दृष्टिकोण से संपन्न क्षेत्र होते हैं, इनमें खनिजों की भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है कि भारत का एक ऐसा पठार है जिसमें खनिजों की अथाह भंडार पाए जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें इतने अधिक वैरायटी के खनिज मिलते हैं जिनकी गणना करना भी थोड़ा कठिन कार्य है, और खनिजों की जो यहाँ पर प्रादेशिक आधार पर जो भिन्नताएं पाई जाती है, बहुलता पाई जाती है, उसी कारण इस छोटा नागपुर की पठारी भाग को भारत के खनिजों का अजायब घोर भी कहा जाता है। आप चाहे धात्विक खनिजों की चर्चा कर रहे हो या फिर आप अधात्विक खनिजों की चर्चा कर रहे हो, भारत के संदर्भ में यदि सबसे समृद्ध स्थिति देखने को मिलेगी तो छोटा नागपुर के पठारी भाग में आपको देखने को मिलने वाली है। अब झारखंड के अंदर इसको क्या बोलते हैं, रांची। ये जो छोटा नागपुर का पठारी भाग है इसी को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो कौन सा, रांची का पठार, और दूसरा कौन सा हो गया, पलामू का पठार। उत्तरी जो भाग है उसको पलामू का पठार कहते हैं और इसका जो दक्षिणी भाग है उसको हम किसके नाम जानते हैं, रांची के पठार के नाम जानते हैं। यानी कि छोटा नागपुर के पठारी भाग को ही दिशागत आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी भाग को पलामू के पठार के रूप में और दक्षिणी भाग को रांची के पठार के रूप में। तो 2 पार्टीशन आपको देखने को मिलेंगे छोटा नागपुर के पठारी भाग में। अब उसके बाद में हम चलते हैं बच्चों विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की ओर। देखिए भारतीय जो आबोहवा तंत्र है वो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के द्वारा नियंत्रित किया गया और उसके द्वारा भारतीय आबोहवा तंत्र का विभाजन हुआ है। तो ऐसे पर्वतीय क्रम जिनके द्वारा भारतीय आबोहवा तंत्र का विभाजन होता है उनको महान जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है और ये भारत की महान जल विभाजक रेखा ही बन जाती है
इधर से अरावली पर श्रृंखला, मध्यवर्ती भाग में ऊपर विंध्याचल और दक्षिण में कौन से है सतपुड़ा, और बाद में नीचे की ओर हम चले महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल की ओर चले जाएं तो यहाँ पे बन जाती है सह्याद्री की पहाड़ियां। तो भारत के मध्यवर्ती भाग में जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मिलती है, ये भारत को दो भागों में बांट देती है, भूआकृतिक दृष्टिकोण से भी, आबोहवा के दृष्टिकोण से भी, और जनसांख्यिकी की विशेषताओं के दृष्टिकोण से, और साथ साथ में जलवायु के दृष्टिकोण से भी। इनके उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में हर दृष्टिकोण से भिन्नताएं पाई जाती हैं। उसके बाद में बच्चों हम चलते हैं यहाँ पे पश्चिमी घाट के रूप में। भारत का जो प्रायद्वीप पठारी भाग है, उसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है, उसको ग्रुप के रूप में पश्चिमी घाट कहा जाता है। और ये जो पूरा पश्चिमी घाट है, ये आप गुजरात के अंदर जो गिर पहाड़ियां मिलती है, वहीं से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र होता हुआ, कर्नाटक होता हुआ, गोवा होता हुआ केरल तक मिलता है। और केरल के अंदर हम ये देखिए कहीं कन्याकुमारी तक पहुंच जाता है। कौन सा भाग? पश्चिमी घाट। आज पश्चिमी घाट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको सह्याद्री की पहाड़ियां, सह्याद्री की पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है। अब पश्चिमी घाट जो है वो एक कगार के समान है, सीधे खड़े ढाल वाला है। ऊंचाई क्या है? ज्यादा है। आपको पता है अरब सागर, लेकिन इसका ज्यादा कटान नहीं कर पाए क्योंकि सीधे खड़े ढाल कगार नुमा भाग है। तो कगार नुमा भाग होने पर इसकी ऊंचाई क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। हालांकि अध्ययन की सुविधा के आधार पर सह्याद्री की पहाड़ियों को भी आगे जाकर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? एक आता है उत्तरी सह्याद्री के रूप में, उत्तरी सह्याद्री। दूसरा जो पार्टीशन आ जाएगा वो आ जाएगा मध्यवर्ती सह्याद्री, और तीसरा जो पार्टीशन आ जाएगा वो आ जाएगा दक्षिणी सह्याद्री। 3 भागों में इस पहाड़ी पर्वत की श्रृंखला को बांटा गया है। अब उत्तरी सह्याद्री जो है उसके अंदर मुख्य रूप से महाराष्ट्र का भाग शामिल किया जाता है, और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कालसुबाई है। कौन सी है? कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री जो भाग है सह्याद्री की पहाड़ियों का या पश्चिमी घाट का, उसकी सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। इसके विपरीत जो मध्यवर्ती सह्याद्री, इसमें कर्नाटक का अधिकांश भाग आता है, गोवा तक का क्षेत्र शामिल किया जाता है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। और दक्षिणी जो सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो हम देखेंगे अनामलाई के अंदर। अनामलाई की जो पहाड़ियां मिलती है उसके अंदर अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी। और ये अनाईमुड़ी है बच्चों, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी थी। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर हम ऐसा कहें कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सह्याद्री की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो अनाईमुड़ी नामक जो चोटी है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। तो ये अनाईमुड़ी की पहाड़ियां, अनाईमुड़ी की चोटी कहां मिलती है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पे। तो ये पूरा का पूरा जो पार्टीशन कहलाता है पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। अब हम चलते हैं पूर्वी घाट की ओर। आप देख रहे थे मैप के अंदर राजस्थान की पहाड़ियों के बाद में ये जो बंगाल वाला भाग है, इस बंगाल वाले भाग से लेकर यहाँ आप देखेंगे उड़ीसा वाला भाग आ जाएगा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश वाला भाग आ जाएगा, और उसके नीचे तमिलनाडु वाला भाग आ जाएगा। तो पूरा का पूरा ये पूरा पूर्वी जो भाग है बच्चों, ये कंप्लीट ग्रुप के रूप में पूर्वी घाट के रूप में जाना जाता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी कम है। और एक विशेषता और है कि पश्चिमी जो घाट मिलता है वो पूरा एक क्रम के रूप में मिलता है, बराबर मिलता है। लेकिन जो पूर्वी घाट मिलता है वो विच्छिन्न रूप में मिलता है, अलग अलग भागों में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है। इन नदियों के द्वारा इनका बहाव कहां की ओर है? दक्षिण पूर्व की ओर। और ये नदियां मिलकर कहां जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो अंततः ऐसी जो नदियों की जो प्रवाहन की स्थिति है उसके कारण पूर्वी घाट को जगह जगह से काट दिया गया, विच्छिन्न कर दिया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो पूर्वी घाट एक निश्चित क्रम में न होकर अलग अलग बटे हुए भागों के रूप में हमें देखने को मिलता है।
और जो अलग अलग भाग पाए जाते हैं उसी के लिए हम चर्चा करें। दक्षिण में हमें तमिलनाडु से चर्चा करें तो तमिलनाडु के अंदर आप देखेंगे जावदी की पहाड़ियां मिलेंगी, पालनी की पहाड़ियां मिलेंगी। इसके बाद में फिर आप जैसे आंध्र प्रदेश की ओर चले जाएंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको नालकोंडा की पहाड़ियां मिलेंगी। उसके बाद में आपको रेनीकोंडा की पहाड़ियां मिलेंगी। उसके बाद यदि आप उड़ीसा की ओर चले जाएं तो यहाँ पे आपको दो पर्वतीय भाग मिलेंगे, महेंद्रगिरी के रूप में और मलयगिरी के रूप में। तो ये पूरा का पूरा जो भाग है उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, ये ग्रुप के रूप में पूर्वी घाट समूह के रूप में जाना जाता है। अब पूर्वी घाट वाला जो भाग है वो समुद्र के बंगाल की खाड़ी का जो पानी लगातार इसके संपर्क में रहता है, इसी कारण पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट है वो अधिक समतल पाया जाता है और अधिक चौड़ा भी पाया जाता है। अब इन दोनों के बीच में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कर्नाटक के अंदर मिलता है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। और दक्षिण में जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। तो अन्नामलाई है, नीलगिरी और उसके नीचे आती है इलायची की पहाड़ियां। तीनों की तीनों पहाड़ियां हैं, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा का निर्धारण भी करती हैं। तो केरल और तमिलनाडु की सीमा के सहारे फैली पहाड़ियां अन्नामलाई, नीलगिरी, इलायची की पहाड़ियां, और इसमें भी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है वो कहाँ होता है, नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा के रूप में, इसके रूप में दोदा बेटा के रूप में। तो ये सारी चीजें किसके रूप में, तो दक्षिण में कौन सी होगी, अन्नामलाई की पहाड़ी होगी, नीलगिरी की पहाड़ी होगी और इलायची की पहाड़ी होगी। उसके बाद में पालनी की पहाड़ियां होंगी तमिलनाडु में, और जावादी की पहाड़ियां होगी आंध्र प्रदेश के अंदर। तालकोंडा हो गया, नालकोंडा हो गया और वेलिकोंडा हो गया। और उड़ीसा के अंदर महेंद्रगिरी हो गया और मलयगिरी हो गया। तेलंगाना के अंदर हो गया तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। और उत्तर की ओर यहाँ आप देखें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इन सभी पठारी भागों से उत्तर में कौन सा, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट या कर्नाटक का पठार, दक्षिण में अन्नामलाई, नीलगिरी, इलायची की पहाड़ियां, पूरब की ओर पालनी, जावादी, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नालकोंडा, इन और तेलंगाना का पठार। इन सभी क्षेत्रों से, पहाड़ी भागों से और पठारी भागों से जो घिरा हुआ पठार मिलता है उसी का नाम है दक्कन का पठार, और इसे ही भारत का वास्तविक पठार माना जाता है। इसको दक्कन का पठार, अपनी दक्षिणी स्थिति के कारण इसे दक्षिण का पठार भी कहते हैं। इस पठारी भाग का कुल क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। टोटल क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसी भाग के अंदर लावा के द्वारा मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसी कारण लावा से जो मिट्टी बनी है उससे हम देखें उसमें जो मांट मोरिलोनाइट नामक खनिज मिलता है उसके कारण ही यहाँ पर काली मृदा की प्रधानता पाई जाती है। तो दक्कन का जो पठारी भाग है वो भारत का सबसे अधिक काली मृदा की प्रधानता वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर खनिजों की प्रधानता भी देखने को मिलती है। तो यहाँ जो चट्टानें मिलती हैं उनकी स्थिति के कारण यहाँ पर धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों की बहुलता पाई जाती है। जैसे आपने देखा भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का पठार जो खनिजों की प्रधानता को प्रदर्शित कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से भारत के दक्षिणी भाग में दक्कन का जो पठार है वो खनिजों की प्रधानता के लिए जाना जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं उत्तरी भाग की ओर। उत्तरी भाग में आप देखेंगे बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, रुहेलखंड का पठार है, और मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा के सहारे और राजस्थान की सीमा बनाते हुए मालवा का पठार है, नैकाल श्रेणी है और महादेव की श्रेणियां हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी भाग में शामिल की जाती है। अब एक चीज और देखिए, इससे आगे जब हम बढ़ जाएंगे यहाँ पे भारतीय जो पूर्वी भाग है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय, त्रिपुरा, ये पूरा भाग। तो विशेष रूप से यहाँ पे आप देखेंगे असम के अंदर और मेघालय के अंदर यहाँ जो पठार फैले हुए मिलते हैं उन पठारी भागों को भी भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का यंत्र माना जाता है। पहले ये वाला जो पठारी भाग था वो भारत के मुख्य इस पठारी भाग से जुड़ा हुआ था, यानी कि राजमहल की पहाड़ियां असम और मेघालय के पठार के साथ में जुड़ी हुई एक साथ में संयोजित थी।
लेकिन कालांतर में क्या हुआ, यहाँ पर भ्रंशन की प्रक्रिया हुई और जैसे ही यहाँ पे भ्रंशन की प्रक्रिया उस भ्रंश पड़ने के कारण राजमहल की पहाड़ियों का जो पूर्वी भाग था वो असम और मेघालय के पठार के रूप में अलग हो गया और बीच में क्या बन गए, गर्त बन गया, गड्ढा बन गया और उसी गर्त से होकर कालांतर में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बहने लग गई। लगातार बहने की प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे अपरदन हुआ और गर्त का विस्तार होता गया और गर्त के विस्तार के कारण आज हमें छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ियां तथा असम और मेघालय का पठार दोनों अलग अलग नजर आते हैं। तो वर्तमान में दोनों अलग अलग जरूर है, लेकिन पहले दोनों ये आपस में जुड़े हुए थे। तो ये जो भ्रंश पड़ा था उस भ्रंश ने इन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया और भ्रंश जो बना था उसका नाम रखा गया मालदा भ्रंश। क्या रखा गया, मालदा भ्रंश। तो मालदा भ्रंश के कारण ही राजमहल की पहाड़ियां और असम और मेघालय के जो पठारी भाग है दोनों अलग अलग नजर आते हैं। और इसी में क्या हुआ, इधर की ओर तो राजमहल की पहाड़ियां थी और वहां असम मेघालय में आपने नाम सुना होगा, गारो की पहाड़ियां हैं, जयंती की पहाड़ियां हैं, मिजो की पहाड़ियां हैं। तो ये सारी पहाड़ियां जो की अलग अलग होगी। तो ये जो गैप बना इसको राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। मालदा भ्रंश भी कहते हैं, मालदा गैप भी कहते हैं और साथ साथ में राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा भारत का जो बच्चों ये हमारे भारत के प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो हमने इन सबकी चर्चा की और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत का ये जो प्रायद्वीप के पठारी भाग है ये विवर्तनिक दृष्टिकोण से स्थिर खंड के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे जो विवर्तनिक प्रक्रियाएं थी, भूगोलिक जो हलचल थी वो न के बराबर होती थी। तो सबसे स्थिर खंड के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन भूआकृति खंड है, सबसे कठोर भूआकृति खंड है और साथ साथ में ऐसा है कि काली मृदा के कारण ही काली मृदा की प्रधानता वाला भी भारत का सबसे बड़ा भूआकृतिक विभाग है। कौन सा, भारत का ये प्रायद्वीप पठारी विभाग। तो आज हमने भारत की प्रायद्वीप पठारी भाग के बारे में चर्चा की। तो आज का जो प्रायद्वीप पठार संबंधित हमारा वीडियो था बच्चों वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।